नमस्कार, स्वागत है आप सबों का अपने इस स्वच्छंद आईएएस परिवार में। जैसा कि हमारे मिथिलेश जी ने आपसे कहा था कि हम लोग मुख्य परीक्षा के क्लास के पहले जितने भी हमारे माननीय आदरणीय शिक्षकगण हैं, सब आपके साथ अपना-अपना सेक्शन अपने स्टाइल में आपसे डिस्कस करेंगे और ओवरऑल सिलेबस पे भी अपना मंतव्य देंगे और जो भी सजेशन है आपके लिए महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट, वो हम आपसे शेयर करेंगे। जो आंदोलन चल रहा है या जो कुछ भी उथल-पुथल है अपने स्टूडेंट्स की अभी दुनिया ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने तय किया है कि आपको जो आपका जानकारी है वो हम बढ़ाएँ और सिलेबस का जो मेन क्रक्स है, जो ट्रिक्स है, जो कहते हैं ना गुरु जी जो देते हैं, गुरु ज्ञान जो मूल रूप से जो काम आता है, आप खुद से करते होंगे बहुत लोग तैयारी, तो भी आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा कि आप समझेंगे कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से प्रश्न आते हैं, कैसे उसको अटेम्प्ट करना है, किस तरह के प्रश्नों पर ज़्यादा प्रिपेयर करना है, किस तरह के प्रश्नों से बचना है। कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जिनसे बचना है क्योंकि उनमें ये मुख्य परीक्षा है, ये वस्तुनिष्ठ है नहीं कि एक शब्द में आप लिखे और आपका उत्तर हो गया और आप निकल गए। यहाँ आपकी भाषा शैली देखी जाएगी, बाकी सारी चीज़ें सर आपसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप आज के इस क्लास में मूल रूप से जो हमारे आदरणीय कैस आलम सर हैं, उनसे इतिहास जो मॉडर्न हिस्ट्री और कल्चर का सेक्शन है उसको आप समझेंगे। अब पहले मैं सर के बारे में बता दूं, सर जो हैं इतिहास के सुप्रसिद्ध शिक्षक हैं हमारे और किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। हम सब लोग जानते हैं सर को, लेकिन आप में से जो लोग नहीं जानते उनको बता रहा हूं कि बहुत सारे टॉप लेवल के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पे सर पूरा का पूरा हिस्ट्री सेक्शन देखते हैं दोनों ही माध्यम। जी, तो अब आप मिथिलेश सर से भी थोड़ा दो शब्द सुनेंगे और फिर सर से हम आग्रह करेंगे कि सर क्लास को आप पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दीजिए। नमस्कार। अभी सर के बारे में आलोक सर बता ही दिए। देखिए एक्चुअली है कि ये टीचर जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाने का काम जो है कि मेरे मेरे पास होता है। कैस आलम सर के बारे में इतना ही कहूँगा कि हमें थोड़ा-सा ना भगवान को ढूँढना थोड़ा आसान हो जाता है कभी-कभी। सर इतने बिजी रहते हैं, सर का वो शेड्यूल है, हमने किसी तरह सर को बोला कि सर प्लीज़ किसी तरह हमारे पास आइए और बीपीएससी मेंस का जो हिस्ट्री वाला सेक्शन है, मेंस वाला, प्री में भी आएँगे लेकिन अभी मेंस है 70 सामने, तो मेंस हिस्ट्री वाला सेक्शन आप कंप्लीट कर दीजिए। तो सर ने बोला कि अब कुछ भी हो जाए मैं दिल्ली में ही हूँ और मैं आपका सेक्शन पूरी तरह कंप्लीट करूँगा और आज से सर की क्लास जो है हिस्ट्री का आज तो जैसे आपको देखेंगे यूट्यूब पे सिलेबस डिस्कशन है। तो आज के इसके बाद जो क्लास होगी वो प्रॉपर सिलेबस पे जो आपका सिलेबस है 19-20 टॉपिक जो है कि बीपीएससी के लिए वो पूरा कंप्लीट किया जाएगा एकदम से सीक्वेंस में। और सर और एक काम करना है कि सर जब पढ़ाएँगे तो सर यहाँ का नंबर भी दे देंगे, सब कुछ करेंगे। आप लोग जो क्वेश्चन का आंसर लिखोगे वो भी कभी-कभी बीच में जैसे टाइम मिलेगा सर उसको एक बार ज़रूर चेक करेंगे। मेरा मेरा बस इतना सिद्धांत है कि जो पढ़े उसके साथ उसको लिखे भी और हमारी पूरी टीम इस चीज़ में आपका सहायता करेगी। धन्यवाद। जी सर। सर जी। चलिए, कैसे हैं आप सब? ठीक है, अभी आप लोगों ने मिथिलेश सर और आलोक सर को सुना और कुछ ज़्यादा ही इन लोगों ने तारीफ कर दी है मेरा, वैसा है नहीं मैं लेकिन हाँ, मैं अपने सब्जेक्ट के लेकर बहुत कॉन्शियस रहता हूँ और मैं आपको उतना ज़रूर करा दूंगा जिससे कि आपका मेंस में क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। बस थोड़ा-सा आप लोगों को काम ये करना पड़ेगा कि जैसे हम लोग बताते हैं यहाँ से, उस तरह से आपको काम करना पड़ेगा। नियमित रूप से आप लोगों को लिखना पड़ेगा। खाली क्लास कर लेने से, अटेंड कर लेने से मेंस बिल्कुल नहीं होता है। क्लियर है? हाँ, थोड़ा-सा व्यस्त शेड्यूल तो मेरा रहता है, लेकिन मैं फिलहाल अभी हूँ यहाँ दिल्ली में ही हूँ, तो इसलिए मैं क्लासेस आप लोगों का एकदम कंप्लीट कर दूँगा और करना भी पड़ेगा, चूँकि ये सिर्फ यहाँ पे एक प्रोफेशनल रिलेशन नहीं है हमारा इन लोगों के साथ, बड़ा आत्मीय लगाव है और जहाँ आत्मीय लगाव होता है, तो वहाँ पे आदमी कोई भी काम करने के लिए मजबूर हो जाता है। तो खैर हम चलिए आगे बढ़ें। मैं आप लोगों को सिलेबस पहले डिस्कस करूं कि मेंस में कैसे आता है, क्या आता है, कहाँ से पूछा जाता है। ओवरऑल एक सिलेबस मैं आपको बता रहा हूं और फिर उसके बाद में मैं अपने हिस्ट्री पे आ जाऊंगा कि मॉडर्न हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर इससे कैसे क्वेश्चंस होते हैं, कितने आते हैं, वो सब मैं देखूंगा।
क्लियर है? तो सबसे पहले जरा यहाँ पे देखिए हम लोग मैंने एक आप लोगों के लिए चार्ट बनाया, जरा इसको ध्यान से देखिए कि बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो बीपीएससी के एग्जाम जिसकी तैयारी आप लोग कर रहे हैं वो दिया जाता है, तो ये 3 चरणों में बेसिकली संपन्न किए जाते हैं। आप सबको पता है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी इसको एक बार आप लोग देखिए कि 3 चरणों में संपन्न होता है। सबसे पहला फेज है उसे हम लोग प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हम लोग कहते हैं। और यहाँ पे जो आप लोग अभी अभी क्रॉस करके आ रहे हैं या दे चुके हैं एग्जाम, ये तो आप लोग पार कर चुके हैं। इसमें 150 प्रश्न होते हैं और 150 प्रश्न 2 घंटे के लिए रहते हैं और 185 नंबर होते हैं, और इसका नंबर आपको ऐड नहीं होता है फाइनल सिलेक्शन में। ये जो नंबर है वो सिर्फ आपका जस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट का ही है कि क्वालिफाई आपको करना होता है। यहाँ पे मेन जो हम लोगों का युद्ध शुरू होता है सफलता के लिए, जो मेन संघर्ष है वो बेसिकली मेंस का है। और याद रखिएगा कि अगर मेंस में आपने बढ़िया नंबर लाया तो सिलेक्शन की संभावना बहुत ज्यादा है, यही आपका सिलेक्शन दिलवाता है। इंटरव्यू में तो बहुत कम मार्क्स होते हैं, वो आपका रैंकिंग बढ़ा सकता है, घटा सकता है, अदरवाइज आपका फाइनल सिलेक्शन यही दिलाता है। इसलिए आपको मेंस पे काम बहुत बेहतरीन तरीके से करना होगा। इसमें भी देखिए जैसे सामान्य हिंदी 100 नंबर के पूछे जाते हैं, समय वही 3 घंटा ही रहेगा आपके पास, और इसमें केवल उत्तीर्ण होना आवश्यक होता है, 30 यानी पास होना आवश्यक है, 30% मार्क्स इसमें आपको प्राप्त करने होते हैं। फिर हम इसी में देखें तो एक आता है सामान्य अध्ययन जो 600 नंबर का होता है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, और 600 नंबर का होता है। इसमें 2 पेपर होते हैं, सामान्य अध्ययन पेपर 1 जो 3 घंटे के लिए होते हैं, 300 नंबर का होता है, सामान्य अध्ययन पेपर 2 और ये भी 300 अंक का होता है और 3 घंटे का होता है। इसको फर्दर मैं डिवाइड करूंगा कि क्या क्या इसमें आता है। फिर हम देखें 300 नंबर का निबंध पूछे जाते हैं, इससे बहुत शानदार होता है। और आजकल की आप देखिएगा कि जो इधर जो नया सिलेबस चेंज किया है तो बिहार से रिलेटेड ऐसे खूब पूछे जा रहे हैं, यानी आपको बढ़िया से तैयारी करना पड़ेगा एसए के लिए, और एसए का बढ़िया तैयारी किए तो ये बड़ा बढ़िया नंबर देता है, बहुत शानदार नंबर देता है। फिर आपको वैकल्पिक विषय भी है यहाँ पे, ऑप्शनल सब्जेक्ट, जिसमें सब्जेक्टिव तो इस बार हटा दिया और इस बार सिर्फ आपको क्या कर दिया तो एमसीक्यूज के आधार पर दे रहा है। इसमें भी एक न्यूनतम मार्क्स आपको लाना अनिवार्य है, इसका भी मार्क्स आपको जुटेगा नहीं। तो कुल मिलाजुला कर हम लोगों को एक तो इसमें पास करना ही करना है, ये जो निबंध वाला पोर्शन है इस पे पूरा फोकस कीजिए मेंस के लिए, और दूसरा यहाँ पे जनरल स्टडीज जो 600 मार्क्स के हैं पेपर 1 और पेपर 2, इस पर आपको फोकस ज्यादा करना है। क्लियर है? यही 2 कंट्रोल हो गया तो आपका बढ़िया रिजल्ट हो सकता है। अब और थोड़ा सा देखिए, हम इसको हमने फर्दर डिवाइड किया है कि जनरल स्टडीज अगर फर्स्ट हम कहते हैं या सामान्य अध्ययन पेपर 1, तो इसमें क्या क्या आते हैं। तो इसमें 3 सेक्शन होते हैं। आप लोगों ने मेंस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको पता होगा कि इसमें 3 सेक्शन होते हैं। इस 3 सेक्शन में जैसे मॉडर्न हिस्ट्री की बात हम करें, है ना, पहला सेक्शन, और पहले सेक्शन में ही अपना ये पार्ट है जिसकी मैं आपको यहाँ पे स्टडी कराने वाला हूँ। इसमें सेक्शन 1 में अब देखिए यहाँ पे लिखा होगा कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर, यानी भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति। यहां से अगर देखा जाए तो कुल 6 प्रश्न ये पूछते हैं, याद रखिएगा, कुल 6 क्वेश्चंस यहाँ पे ये होते हैं, 6 क्वेश्चंस पूछते हैं। और ये 6 प्रश्न में अब देखिए कि 3 का जवाब आपको देना होता है, 3 क्वेश्चंस को आप लोगों को यहाँ पे आंसर करने होंगे, और ये प्रत्येक क्वेश्चन आपका 38 मार्क्स का होगा, यानी 114। इसी की तैयारी मैं आपको कराऊंगा कि 114 नंबर है और 114 नंबर में मैक्सिमम कैसे लाया जा सके, है ना। 114 चूंकि मानवीय विषय है, आपको भी पता है कि 114 में 114 आना मुश्किल है, नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, लेकिन हाँ इसमें हम मैक्सिमम ला सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं। यहाँ पे इस 114 में हम 80-90 तक आसानी से ला सकते हैं अगर हम बढ़िया से तैयारी इसको किए तो बड़ा बढ़िया स्कोर ये हो जाता है यहाँ पे। क्लियर है? इसी प्रकार से अगर सेक्शन 2 में हम देखें, जो आपको करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ 5 प्रश्न पूछे जाते हैं
यहाँ पे सिर्फ 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और इनमें भी आपको 3 का ही जवाब देना होता है और प्रत्येक प्रश्न 38 का होता है, यानी 114 यानी 114 नंबर यहाँ भी आपसे पूछे जाते हैं। क्लियर है? इसी प्रकार से सेक्शन थर्ड में जाते हैं तो यहाँ 4 प्रश्न कुल होते हैं और इनमें से 2 प्रश्नों का जवाब देना होता है और प्रत्येक प्रश्न 36 नंबर का होता है, यानी 72। क्लियर है? तो 72 मार्क्स का होता है। तो अगर अब आप देखें यहाँ पे, अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे 114, यहाँ पे 114 और यहाँ पे 72, इन तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये कितने का हो जा रहा है? तो 300 मार्क्स का हो जा रहा है। क्लियर बात? तो ये पेपर 1 में है। अब एक बात देखिएगा कि पेपर 1 में यहाँ पे लास्ट वाला जो पोर्शन है, फिर मैं बता दूं, देखो मेंस लिखना और क्वालिफाई करना दोनों में अंतर है। अगर सही में आप चाहते हैं कि बढ़िया नंबर से आप मेंस पास करें और फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाए, तो इस पोर्शन को तो बहुत बेहतर, क्योंकि ये एक ऐसा पोर्शन है, लास्ट वाला पोर्शन जो आपको सांख्यिकी, विश्लेषण, आरेखन और चित्रण है, ये मैथ्स से है और यहाँ पे बहुत बेहतर, माने आप कह सकते हैं कि 72 नंबर है ना, इसमें अगर आप चाहो तो 72 में से 70, 65 या इतना नंबर आप ला सकते हो, क्योंकि इसमें कटने की कोई संभावना होती ही नहीं है। अगर आपका कैलकुलेशन सही है, आपका एक्सप्लेनेशन उसका सही है, तो बहुत बेहतरीन तरीके से नंबर यहाँ पे मिलते हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि पेपर 1 की तैयारी करने वाले बच्चे इस पोर्शन पे तो अपनी जान लगा दें। क्लियर है? बाकी सेक्शन 1 और सेक्शन 2 ये वो ऐसा सेक्शन है कि यहाँ पे आपको सब आएगा और लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे 100% मार्क्स नहीं मिल सकता। कितना भी आप प्रयास कर लीजिएगा तो 100% नहीं मिलेगा। इसमें हमारा प्रयास ये होगा कि मैक्सिमम कहां तक ला सके, लेकिन यहां पे ला सकते हैं। क्लियर है? तो पेपर 1 की सबसे अच्छी विशेषता ये है आपका थर्ड सेक्शन। क्लियर है? मैं आपको, हमारे एक्सपर्ट होंगे, स्वच्छंद आईएएस के एक्सपर्ट होंगे जो आपको सेक्शन 2 और सेक्शन 3 पे काम कराएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सेक्शन 1 कराने के लिए मिलूंगा, मैं यही कराऊंगा, ठीक है, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर। इसके अलावा अगर आप देखें तो सेक्शन पेपर 2 की भी थोड़ी सी चर्चा कर ले, जनरल स्टडीज पेपर 2, इसमें भी अगर आप देखिएगा तो सेक्शन ए में इंडियन पॉलिटी है और सेम इसी तरह से यहाँ भी अगर आप देखें तो इंडियन पॉलिटी में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो एवरेज हम लोग को दिखाई देता है, 4 प्रश्न यहाँ पे आमतौर पे पूछे जाते हैं और इनमें से 3 का जवाब आपको देना होता है, ये भी 38 और ये 114 यानी 114। फिर उसी तरह से सेक्शन 2 में अब जब जाते हैं तो जैसे इंडियन इकोनॉमी और ज्योग्राफी है, यहाँ भी कुल 4 प्रश्न पूछे जाते हैं और इनमें भी आपको 3 का जवाब देना होता है जो 38 का होता है और ये कुल मिला जुलाकर 114 नंबर यहाँ भी बनते हैं। अच्छा याद रखिएगा ये 4 कभी 5 भी हो सकता है, इसमें कोई ये नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 4 ही पूछेगा, उनमें से आपको 3 का देना होगा जवाब, है ना। दूसरा यहाँ पे देखें सेक्शन थर्ड में यहाँ भी 4 प्रश्न होते हैं और यहाँ 2 जवाब देना होगा और 36 का यानी 72, यानी कुल मिला जुलाकर यहाँ भी 300 मार्क्स के लिए आपको काम करने होंगे। तो पेपर 2 में भी अगर हम देखें तो 300 नंबर और यहाँ पे सेक्शन ए में भारतीय राज्य व्यवस्था, जो सबको एकदम आसान लगता है ना, क्योंकि खूब पढ़ते हैं इसको, पीटी के लिए भी आप पढ़ते हैं और मेंस के लिए भी पढ़ते हैं, तो इसलिए सबको ये पता रहता है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था, दूसरा में यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल, और तीसरा में भारत के विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव। क्लियर है? तो ये हुआ जनरल स्टडीज के संदर्भ में पेपर 1 और पेपर 2। क्लियर बात? अब इसके अलावा थोड़ा सा हम आपको अपने सेक्शन की अगर मैं बात करूं, अपने सेक्शन की, तो वहां पे हम चलिए, तो मैं आपको क्या कराने वाला हूं, क्या कराऊंगा, इसका भी थोड़ा सा सिलेबस देख लीजिए, हेडिंग डालिएगा हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड इंडियन कल्चर।
हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड इंडियन कल्चर। आधुनिक भारत का इतिहास और भारतीय संस्कृति, इसमें हम लोग क्या क्या काम करेंगे इसको देखिए। सबसे पहले हम लोग इसमें जो काम करेंगे वो फ्रीडम स्ट्रगल पे काम करेंगे। फ्रीडम स्ट्रगल यानी स्वतंत्रता संग्राम, सबसे ज्यादा इस पे आपको फोकस होना होगा। और चूंकि ये ऐसा पोर्शन होगा जिसको आप लोग प्रीलिम्स में भी पढ़े होंगे, तो पीटी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसलिए आपको लगेगा कि आसान है, क्योंकि हर एक चीज से, हर एक टॉपिक से आप जानते हैं। अभी अभी आप लोग पीटी का एग्जाम दिए हैं और पीटी दिए हैं तो हर एक टॉपिक से परिचित हैं। लेकिन अब फ्रीडम स्ट्रगल भी बहुत बड़ा है। अब इतने बड़ा सिलेबस में फ्रीडम स्ट्रगल में आखिर हम लोग को कहां से पढ़ना है, कैसे शुरू करना है, क्लियर बात। तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहला फ्रीडम स्ट्रगल हम लोग देखेंगे द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857। द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 यानी 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। यहां से क्वेश्चन अक्सर मिलता है। अब यहाँ पे जब हम पढ़ाएंगे तो आपको बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे देंगे कि आखिर 1857 क्यों हुआ, उसके पीछे कारण क्या थे, फिर उसका नेचर क्या रहा, स्वरूप क्या रहा, क्लियर है, फिर उसका परिणाम क्या निकला, आउटकम क्या निकला, फिर वो कितना सफल रहा, कितना असफल रहा, इन सब पे हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। फिर साथ में इनमें जो ऐड हो जाएगा कि 1857 के दौरान बिहार की क्या स्थिति थी और बिहार ने आखिर इस ग्रेट रिवोल्ट में अपना क्या भूमिका निभाया, क्लियर बात। तो ये हम लोग करेंगे। तो एक तो ये होता है। आगे जब हम बढ़ेंगे तो 1857, आप जानते हैं कि जैसे जब 1857 की हम बात करते हैं तो एक लाइन फिर हम कहते हैं कि 1857 असफल हो गया, और असफल हो गया तभी हमारे जो इस समय के स्कॉलर लोग थे, जो विद्वान थे यहाँ पे, है ना, जो बेसिकली फ्रीडम फाइटर या जो वेस्टर्न एजुकेशन से प्रभावित थे, वहां से पढ़कर आए थे, ब्रिटेन से पढ़कर आए थे, भारतीय नेता थे, उन लोगों ने इस पर विचार विमर्श करना शुरू किया कि आखिर क्या कारण था कि इतना व्यापक पैमाने पर 1857 होने के बावजूद भी हम हार गए। तो पता चला कि इसलिए हार गए क्योंकि लैक ऑफ सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कोई केंद्रीय संगठन नहीं था, उसका अभाव था। लैक ऑफ सेंट्रल लीडरशिप, यानी केंद्रीय नेतृत्व का अभाव था, है ना। तो जब ये हमें फील हुआ कि एक केंद्रीय संगठन होना चाहिए था, एक केंद्रीय नेतृत्व होना चाहिए था, एक केंद्रीय मुद्दा होना चाहिए था, तो इसे प्राप्त करने का हमने प्रयास किया। और यही प्रयास किया, तो इसी प्रयास के क्रम में हम देखते हैं कि एक संगठन सामने आएगा, क्लियर है, और वो संगठन था इंडियन नेशनल कांग्रेस। बस में रहना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, क्लियर है। अब यहां से इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से हम मूवमेंट चलाएंगे, क्लियर बात। इसको हम थोड़ा सा कोरिलेट करेंगे आपको, है ना, 1857 बेसिकली इंडियन नेशनल कांग्रेस को फ्रीडम स्ट्रगल से, कि कैसे यहां से जुड़ता है। तो जैसे यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हमने स्थापना किया, इसके मंच से अब हम लोगों ने फ्रीडम स्ट्रगल चलाना शुरू किया, क्लियर है। तो शुरू किया तो क्या किया, तो इसी के मंच से बेसिकली हमने जो पहला आंदोलन चलाया था उसे हमने कहा था स्वदेशी मूवमेंट, क्लियर है। अब स्वदेशी मूवमेंट जो था अचानक तो होगा नहीं, क्लियर है, तो कोई ना कोई उसका कारण था। तो इसलिए यहीं पे हम लोग पढ़ लेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल यानी बंगाल का विभाजन, ये पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि बंगाल का विभाजन जब तक नहीं समझेंगे तब तक स्वदेशी कैसे समझ में आएगा, है ना। आखिर स्वदेशी जब पढ़ेंगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना कि स्वदेशी आंदोलन का कारण क्या था। तो उस कारण में आपको पता चलेगा कि पार्टीशन ऑफ बंगाल था, जो तत्कालिक कारण के रूप में था, क्लियर है। अदरवाइज याद रखिएगा, डिसकंटेंट जो हमारे भारतीयों के अंदर था, जो हमारे लोगों के अंदर था, जो हमारे नेताओं के अंदर था, किसानों के अंदर, जमींदारों के अंदर, बस में रहना, मजदूरों के अंदर, आम लोगों के अंदर, वो जो असंतोष की भावनाएं तो कब से चली आ रही थी, क्लियर है, उसी सब को यहाँ पे क्लियरली हम लोग देखते हैं इस घटना में। तो जैसे हम पार्टीशन ऑफ
बंगाल देखेंगे 1905 का। इसी के बाद हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेंगे स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट या स्वदेशी आंदोलन। क्लियर है, नाम से एकदम क्लियर है कि स्वदेशी कह रहा है, माने अपने देश में बना हुआ। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक सिंपल फंडा याद रखिएगा कि जब भी हम कहते हैं कि स्वदेशी चीजों का हम प्रयोग करेंगे, इसका सीधा मतलब होता है कि विदेशी चीजों को बहिष्कार करेंगे, है ना। तो जहां स्वदेशी होगा वहां बहिष्कार होना ही होना है। तो खैर स्वदेशी आंदोलन की बात करेंगे, और तब इसी के साथ एक और टॉपिक हम लोग जोड़ लेंगे, फॉर्मेशन ऑफ बिहार। फॉर्मेशन ऑफ बिहार यानी बिहार का निर्माण। क्लियर बात। तो बिहार का निर्माण भी यहां पे हम देख लेंगे। फिर जब हम आएंगे तो आप जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से हम लोगों ने जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हम लोगों ने चलाया था, तो उसमें कई तरह के लोग थे, है ना, जो कांग्रेस के मंच से चला था, जिसमें उदारवादी भी थे, जिसमें उग्रपंथी भी थे, जिसमें गांधीवादी भी थे। हालांकि यहाँ पे फोकस हम लोग का गांधीवादी पे ज्यादा होगा, लेकिन आप जानते हैं कि गांधीवादी को हम लोग डायरेक्टली कैसे देखेंगे, है ना। तो उससे पहले हम लोग बहुत सारे जैसे उदारवादियों को भी पढ़ेंगे, उग्रपंथियों को भी पढ़ेंगे, और फिर गांधीवादी पढ़ेंगे। तो गांधीवादी पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो हमारे लिए जो टॉपिक बनेगा, जैसे जो बिहार के लिए इंपॉर्टेंट होगा, और वो होगा चंपारण, है ना, चंपारण मूवमेंट यानी चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन से आगे बढ़ेंगे तो फिर एक और टॉपिक बनेगा जिसका नाम होगा एनसीएम यानी असहयोग आंदोलन। ये हमारा टॉपिक होगा। असहयोग आंदोलन के बाद फिर अपना एक टॉपिक बनेगा जिसे हम कहेंगे सीडीएम यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, है ना, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्लियर बात। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद फिर हम लोग का एक टॉपिक बनेगा जिसे हम लोग कहेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये तो मेजर मूवमेंट है जिसको आपको करना ही करना है ना। क्विट इंडिया मूवमेंट से तो बीपीएससी में खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, असहयोग से पूछे जाते हैं, सविनय से पूछे जाते हैं। तो इसको खाली ऐसे नहीं, इसको बहुत डिटेल करना पड़ेगा, है ना। बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक इसमें सब जुड़ जाएंगे। क्लियर है। तो इसको करेंगे, चंपारण करेंगे, एनसीएम करेंगे, सीडीएम करेंगे, और फिर क्विट इंडिया मूवमेंट करेंगे। इनके अलावा भी दो और हम लोगों को यहाँ पे मूवमेंट करना पड़ेगा जो अपने लिए इंपॉर्टेंट होगा, और वो मूवमेंट होगा बेसिकली पीजेंट्स मूवमेंट। यहां पे जो अगला होगा उसे हम लोग कहेंगे पीजेंट्स मूवमेंट यानी किसान आंदोलन। क्लियर है, किसान आंदोलन। तो किसान आंदोलन हम लोग पढ़ेंगे। यहां से भी आप देखिएगा कि बीपीएससी के क्वेश्चन आप देखेंगे तो किसान आंदोलनों से भी क्वेश्चन होता है ना। जैसे बाबा रामचंद्र हो गए, जैसे स्वामी सहजानंद हो गए, इनसे संबंधित पूछता ही पूछता है हमेशा। हर साल आप देखिएगा कि एक बार ये पूछेगा तो दूसरी बार वो पूछेगा। तो स्वामी श्रद्धानंद से संबंधित क्वेश्चन पूछता है, बाबा रामचंद्र से यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है। तो किसान आंदोलन देखेंगे हम। किसान आंदोलन के बाद में एक और हम यहाँ पे ट्राइबल मूवमेंट करेंगे, ट्राइबल मूवमेंट। और ट्राइबल मूवमेंट में दो मूवमेंट कहेंगे, एक को कहते हैं हम लोग संथाल और दूसरा मुंडा। संथाल और मुंडा। तो संथाल आंदोलन और मुंडा आंदोलन। अब देखिए, अब संथाल और मुंडा दोनों ट्राइबल है यानी जनजातीय आंदोलन है। और आपको भी पता है कि जनजातीय आंदोलन बेसिकली ये जितने रिवोल्ट थे ये सब वर्तमान के हिसाब से अगर देखा जाए तो सब झारखंड में है ना। लेकिन बिहार और झारखंड की साझी संस्कृति रही। तो साझी संस्कृति रहने के कारण ये अक्सर यहाँ बिहार में बीपीएससी के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन रहता ही रहता है। संथाल और मुंडा रहता ही रहता। पहले तो दोनों में से कोई एक पूछा जाता था, लेकिन अब क्या किया ना कि अब जैसे आप देखिएगा सेक्शन ए, तो हर सेक्शन में जो पहला क्वेश्चन है, सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन, सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन, सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन, आप देखे होंगे कि ये शॉर्ट नोट्स है। अब इनके पास में बेसिकली काफी स्कोप हो गया है बहुत सारे प्रश्नों को पूछने का। अब ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि इस बार पिछले बार संथाल पूछा है तो इस बार मुंडा पढ़कर चले जाए, संथाल पढ़ने की जरूरत नहीं है। या पिछले बार में मुंडा पूछा है तो इस बार संथाल खाली पढ़ लेते हैं, मुंडा ना पढ़े। ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा।
क्योंकि अब इनके पास में पूछने का स्कोप बहुत ज्यादा हो चुका है। तो हो सकता है कि शॉर्ट नोट्स में आपसे संथाल भी पूछ ले और लॉन्ग क्वेश्चंस में मुंडा पूछ ले, या शॉर्ट में आपसे मुंडा पूछ ले और लॉन्ग में आपसे संथाल पूछ ले। इसलिए अब आपको कंप्लीट करके चलना पड़ेगा, पूरा सिलेबस आपको देखना पड़ेगा। यानी अब यहाँ पे सिलेक्टिव बहुत ज्यादा नहीं हो सकते, जो नया ट्रेंड है उसके मुताबिक। क्लियर है? जब हम लोग कभी दिया करते थे उस समय तो एकदम यही था कि ये पूछ लिया तो अगली बार ये पूछ लेगा, ये इस बार पूछा है तो अगली बार इसके बदले में ये पूछेगा। लेकिन अब ये कह पाना बहुत मुश्किल है। पिछले बार अगर मान लीजिए वो शॉर्ट नोट्स में पूछा है तो इस बार उसको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लेगा, पिछले बार अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा है तो उसको शॉर्ट नोट्स में पूछ लेगा। इसलिए आपको कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ना है। क्लियर बात है? तो एक तो ये देखेंगे, दूसरा एक अपना इसी में हम लोगों का आता है मॉडर्न इंडिया के ही संदर्भ में, थिंकर्स से भी क्वेश्चन खूब होते हैं, है ना? थिंकर्स से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, और थिंकर्स में कुछ नाम बता देता हूं, इनको बढ़िया से काम कर लीजिएगा तो अपना काम चल जाएगा। जैसे गांधी जी सदाबहार है, यहां से क्वेश्चन आने की खूब संभावना है और आता ही आता है। क्लियर है? तो वहीं दूसरी तरफ एक और देखिए, जवाहरलाल नेहरू, नेहरू जी से भी क्वेश्चंस खूब होते हैं। फिर देखिए रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, यहां से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। आजकल बहुत चर्चा में, और मुझे लग रहा है कि इस बार पूछने की संभावना है, और वो है बाबा साहब अंबेडकर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, इनके बारे में भी जानिए, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन अब बन सकता है और बनता ही है। और उसके बाद में अगर हम कहें थिंकर्स में अदर्स की बात करें, अन्यों में अगर हम बात करें कि और क्या क्या हम लोग को देखना चाहिए अपनी बचाव के लिए, ताकि बाद में ऐसा ना हो कि गड़बड़ हो जाए, तो थोड़ा सा हम लोग राजेंद्र प्रसाद को भी देख लें। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद के ऊपर भी देख लेंगे। जयप्रकाश नारायण जेपी बाबू के बारे में भी देख लिया जाए, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन वहां भी इकट्ठा कर लें। मजहरुल हक, इनके बारे में भी देख लें। मजहरुल हक, इनके बारे में भी देख लें। तो ये आप एकदम इनके बारे में भी थोड़ा सा शॉर्ट तैयार कर ले, शॉर्ट नोट्स बना ले तो ठीक रहेगा। अदरवाइज सबसे ज्यादा फोकस आपको गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, इन पे आपको बढ़िया से काम करने की जरूरत होती है। क्लियर बात? वहीं आगे और थोड़ा सा हम अपने सिलेबस को एक्सटेंड करें और आर्ट एंड कल्चर के संदर्भ में देखें। आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो आर्ट एंड कल्चर में अब जैसे थोड़ा सा अब इधर चेंज हो गया, अब चेंज हो गया सिलेबस। नहीं तो पहले तो हम लोग आर्ट एंड कल्चर में सिर्फ 4 पढ़कर जाते थे, मौर्यन आर्ट, पाल आर्ट, मधुबनी और पटना। ये 4 में से कोई ना कोई एक आ जाता था। लेकिन फिर मैं इस बार बोल रहा हूं, अब बोल रहा हूं आप लोगों को कि अब ये गलती मत कीजिएगा कि पिछले बार अगर मौर्य से पूछा है तो इस बार हम लोग मौर्य को पढ़े ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट नोट्स पूछने की परंपरा हो गई है। इसलिए अगर पिछले बार मौर्य पूछा है तो फिर इस बार आपको शॉर्ट नोट्स में पूछा जा सकता है। लेकिन इन चारों पर आपको ध्यान तो देना ही होगा और खूब डिटेल इसको करना होगा। मौर्य आर्ट एंड कल्चर। अच्छा, अब देखिए, अब हर टॉपिक को आप लोग 2 तरीके से तैयार कीजिए, एक शॉर्ट नोट्स के रूप में भी तैयार कीजिए और एक लॉन्ग आंसर के रूप में भी तैयार कीजिए। क्लियर है? तभी काम चलेगा। तो मौर्यन आर्ट, दूसरा हम देखिए तो पाला यानी पाल कला, इनके बारे में। तीसरा हम देखें तो मधुबनी, मधुबनी कला, और चौथा अगर हम देखें तो पटना कलम, है ना? पटना कलम जानते होंगे आप लोग, पटना कलम। देखो, पहले के तैयारी में और आज की तैयारी में काफी अंतर हो चुका है। उस समय ये 4 में से क्या किया जाता था कि जो एक हमारे से छाटने के, जैसे इस बार मान लीजिए कि जैसे 67वीं में मौर्य पूछा तो 68वीं में हम सब पढ़ेंगे मौर्य छोड़ देते थे नहीं, अगर पहले के ट्रेंड हम देखें तो। लेकिन अब ऐसा ट्रेंड नहीं है, आपको चारों देखना पड़ेगा। क्लियर है? इसके अलावे भी आप अगर देखें
तो एक और कला के संदर्भ में आप देख सकते हैं, और वो है जैसे रॉक कट आर्किटेक्चर। यहां से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रॉक कट आर्किटेक्चर, इस पे भी आपको देखना होगा। स्टोन एज से हम लोग शुरू करते हैं, है ना, कि स्टोन एज में रॉक कट आर्किटेक्चर कैसा था, फिर मौर्य काल में कैसा है, पोस्ट मौर्य में कैसा है, फिर आपको गुप्ताज में कैसा है। तो इनके बारे में भी आप लोगों को, जैसे अजंता हो गया, एलोरा हो गया, इन सब के बारे में भी आप लोगों को यहाँ पे चर्चा अब करनी पड़ेगी। पेंटिंग भी थोड़ा बहुत अगर देख लें प्राचीन काल का तो ठीक रहेगा, यानी चित्रकला, ये भी थोड़ा सा आपको फोकस करने की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो अगर इतना अगर हम लोग कर लेते हैं तो फिर अपना 114 नंबर आसानी से हम उसके लिए तैयार कर लेंगे। क्लियर बात? तो ये आपका ओवरऑल एक सिलेबस रहा। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको नेचर समझाऊं कि कैसे ये लोग क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर के सामाजिक और सांस्कृतिक विचारों की महत्ता का वर्णन करें। ये सब आए हुए हैं क्वेश्चन, और ये आए हुए हैं, आपको पता है, जैसे 48वीं से 52वीं के बीच में ये क्वेश्चंस पूछे गए, माने जो एग्जाम्स हुए थे 48वीं से 52वीं वाले, उनमें ये प्रश्न पूछे गए हैं। फिर उसी तरह से देखिए 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के योगदान का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन तो सदाबहार क्वेश्चन है, और ये कई बार क्वेश्चन आए हैं यूपीएससी में। आगे भी देखिएगा खूब रिपीट हुए हैं ये। अब जब आगे भी खूब रिपीट हुआ है, खूब पूछा जाता है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान होना चाहिए कि आखिर यहां से प्रश्न पूछ क्यों रहा है। जब आप देखेंगे तो आपको पता ही चलेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन की जो तीव्रता थी इस आंदोलन का, वो उत्तर प्रदेश बिहार का इलाका काफी बेहतर था, माने इस इलाके में तीव्रता अच्छी खासी थी। अब बताओ कैसे यहां से क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि इस इलाके को सबसे ज्यादा प्रभावित किया था। लगभग 92,000 लोग इस आंदोलन में जेल में थे, यानी काफी बेहतर। ये फाइनल कॉल था ना इंडिपेंडेंस के लिए, बेसिकली फाइनल कॉल है, यानी आजादी के, स्वतंत्रता के लिए अंतिम प्रहार है। अब कह सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन। मैंने अभी बोला कि भले झारखंड की से संबंधित है, लेकिन उसके बावजूद भी ये बीपीएससी में पूछे जाते हैं। तो जैसे देखिए अभी मैंने बताया ना कि बिहार में संथाल विद्रोह के कारण एवं परिणामों का विवेचन कीजिए। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना तो प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चंस आए हैं बीपीएससी में, उन सारों का मैं आपको यहाँ पे फ्रेमिंग कराऊंगा, सारे प्रश्नों का। फिर कुछ नए प्रश्न भी होगा, यानी क्लास करते करते मैं आपको इतना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा और आपको फ्रेमिंग दे दूंगा, बता दूंगा कि अब वो कुछ भी पूछेगा ना, किसी भी टाइप का नया क्वेश्चन बनाएगा तो आप उसको आसानी से बना सकते हैं। क्लियर है? लेकिन याद रखना होगा, खाली क्लास करने से काम नहीं चलेगा। जितना मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा उससे संबंधित जो क्वेश्चंस आपको लिखाऊंगा, उसका जो मैं फ्रेमिंग दूंगा, उस फ्रेमिंग पे आपको लिखना पड़ेगा और लिख कर भेजना पड़ेगा। क्लियर बात? हमारे एक्सपर्ट होंगे, कई बार हम भी होंगे, सब लोग यहाँ पे चेक भी करेंगे, आपको फीडबैक भी दिया जाएगा। क्लियर है? तो ये सब आपको करना पड़ेगा। पटना कलम चित्रकला, ये आप लोगों से अभी मैंने बताया, देखिए यहां से पूछा गया है 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह के योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब जितना मैंने सिलेबस दिखाया है उसी के आधार पर देखिए क्वेश्चन यहां से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बिरसा आंदोलन का आधारभूत उद्देश्य था आंतरिक शुद्धिकरण, विदेशी शासन की समाप्ति की इच्छा, स्पष्ट कीजिए। अभी मैंने बताया कि संथाल और मुंडा आपको देखना है, बिरसा मुंडा। फिर 1940-41 के व्यक्तिगत सत्याग्रह में बिहार का योगदान का वर्णन कीजिए। अब 40-41, तो जब आप कहिएगा कि ये तो सिलेबस में आपने चर्चा ही नहीं किया, कैसे नहीं किया? जब क्विट इंडिया मूवमेंट हम आपको बताएंगे तो डायरेक्ट थोड़ी ना क्विट इंडिया पे आ जाएंगे, उससे पहले की भी तो कुछ घटनाओं को चर्चा करना पड़ेगा। तो वही भारत छोड़ो आंदोलन से पहले की घटना है व्यक्तिगत सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह, इस पे भी हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। मौर्य कला की प्रमुख, ये तो कई बार पूछा है, मौर्य कला की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। और मौर्य कला की प्रमुख विशेषताओं में कई बार आपको शॉर्ट में, कई बार आपको लॉन्ग में हमेशा पूछा जा रहा है। पिछले बार भी यहाँ से क्वेश्चन आया था। क्लियर है? तो इसलिए ये याद रखिएगा। फिर आप आगे देखिए कि बिहार के विशेष संदर्भ में 1857 की क्रांति की, अब देखो 1857 रिपीट हो रहा है कि ना, हो रहा है कि ना? तो 1857 से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए। फिर संथाल विद्रोह के मुख्य कारणों की विवेचना कीजिए। देखो फिर रिपीट कर गया संथाल, इससे पहले भी संथाल पूछा, फिर संथाल पूछा।
इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं कि अब छोड़ना नहीं है, अब सबको एकदम बढ़िया से करके जाना है। रिपीट किया ना, पूछा है ना इस बार, कोई बात नहीं, फिर पढ़ेंगे उसको। जैसे अभी अब आप लोग जब देने जाएंगे मेंस तो 70 भी, अब इससे पहले 69 हुआ, तो 69 में जो भी पूछ लिया उसको भी तैयार करना है। पहले क्या था, पहले के ट्रेंड में कि 69 में जो जो आ गया उसको हम लोग माइनस कर देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकते। ये बहुत बढ़िया चांस है कि जो 69 में शॉर्ट में पूछा है वो 70 लॉन्ग में पूछे। 69 में जो लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी को आपको कमेंट शॉर्ट नोट्स पूछ ले 70 में। इसलिए सब कुछ करके छोड़ना उड़ना नहीं है, यानी अब मेहनत की ज्यादा जरूरत है। इतना कलम फिर आ गया, देखो फिर रिपीट किया यहाँ पे क्वेश्चन। किसान विद्रोह के लिए चंपारण सत्याग्रह के महत्व को स्पष्ट कीजिए। अभी मैंने बताया था कि चंपारण से क्वेश्चन आएगा, और क्यों नहीं आएगा भाई, चंपारण बिहार का, और गांधी ने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत अगर देखा जाए तो गांधी ने भारत में कहा से, वही चंपारण से। इसलिए ये गांधीयन आंदोलन का सबसे पहला अर्ली लाइफ उनके 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 जीवन का प्रारंभिक जीवन के संदर्भ में ये आंदोलन है, तो इसलिए इसको तो करना ही पड़ेगा। राष्ट्रवाद को परिभाषित कीजिए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे किस प्रकार परिभाषित किया, अब देखो थिंकर हो गया। अब रविन्द्रनाथ टैगोर, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रवाद के बारे में क्या विचार दिया, अंतरराष्ट्रीयवाद के बारे में क्या विचार दिया, उस पर आपसे क्वेश्चन पूछे गए। फिर रिपीट किया। आधुनिक भारत के निर्माण में नेहरू की भूमिका की समीक्षा की है। देख लो कितना शानदार क्वेश्चन। अब यहाँ पे आप देखो, अब ऐसे क्वेश्चन अगर आप लोग सोशल मीडिया पे हैं, है ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं फेसबुक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो ऐसे प्रश्नों का जवाब लिखने में बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में आपको इंफॉर्मेशन जो मिलते हैं, दिए जाते हैं, वो उस इंफॉर्मेशन का हाथ तक नहीं होता। वो सुनने में पढ़ने में बहुत मजा आता है, लेकिन वो आपको एग्जाम पास नहीं करा सकता। अगर नेहरू को ठीक से नहीं पढ़े हैं तो ये क्वेश्चन का जवाब आप नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ऐसा नहीं है कि नेहरू की आलोचना हम नहीं करेंगे, है ना, लेकिन पहले आलोचना से पहले उनके बारे में पढ़िए कि उन्होंने क्या किया। तो यहाँ पे उनके देखो ना, समीक्षा कर रहा है, तो समीक्षा कर रहा है तो इसका मतलब कि कुछ थोड़ा बहुत हमें निगेटिव भी इनको कि क्या इनकी कमियां रह गई, ये भी देखना है। आगे देखो, फिर आगे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में जन भागीदारी का वर्णन कीजिए, बताइए। फिर रिपीट किया, ये तीसरी बार हो गया, है ना। अब तक के बीपीएससी ने बिहार में 1813 से 47 तक पाश्चात्य शिक्षा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पाश्चात्य शिक्षा से खूब क्वेश्चन, है ना, पाश्चात्य शिक्षा, प्राच्य शिक्षा। तो जब एजुकेशन मॉडल यहाँ पे हमें आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे, तो यहाँ पे आपको बताएंगे, लिखाएंगे। मौर्य कला पर प्रकाश डालिए तथा बिहार में इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। फिर मौर्यों से क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। गांधीयन थॉट से देखिए, गांधी की रहस्यात्मकता में मौलिक विचारों का दाव पेचों की सहज प्रवृत्ति और लोक चेतना में अनोखी पैठ के साथ अनोखा मेल शामिल है। बहुत शानदार क्वेश्चन है गांधी पे, है ना। अब ये अगर नहीं समझेंगे, अगर गांधी को बढ़िया से नहीं समझे हैं, तो ये क्वेश्चन आपसे बनने वाला बिल्कुल भी नहीं है। बंगला साहित्य तथा संगीत में रविन्द्रनाथ टैगोर का योगदान। अब देखो, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में आप लोगों से राष्ट्रवाद पे उनका विचार पूछ लिया। फिर बंगला साहित्य के संदर्भ में आप लोगों से योगदान क्वेश्चंस पूछ लिया। जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति के प्रमुख लक्षणों का परीक्षण कीजिए, विदेश नीति, है ना। अब देखो, अभी मैंने कहा था कि उनके योगदानों का वर्णन या समीक्षा कीजिए। यहाँ पे वही योगदानों में एक समीक्षा है विदेश नीति, यानी नेहरू जी ने विदेश नीति में कौन कौन से काम किए, इसके बारे में। गांधी के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विचारों की महत्ता का वर्णन कीजिए। ये देखो, सब बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कलेक्ट कर रखा है, इन सब को मैं कराऊंगा, आपको घबराना नहीं है, क्लियर है। बिहार में सन 1857 से 1947 तक पाश्चात्य शिक्षा, देखो फिर दोबारा आ गया पाश्चात्य शिक्षा, फिर पूछा है यहाँ पे 1857 के विद्रोह में बिहार के योगदानों की, फिर 1857 के बिहार, कई बार 1857, यानी देखो नेचर, अगर मेंस में कहता हूं, बार बार कहता हूं कि सबसे ज्यादा कठिन बेसिकली पीटी है, क्लियर है। मेंस तो बहुत आसान है, मेंस का अगर अप्रोच आपने समझ लिया बढ़िया से, तो फिर मेंस क्वालिफाई करना बहुत आसान है, क्लियर है। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कारण परिणाम, फिर पूछ लिया। पटना कलम, देखो फिर तीसरी बार यहाँ पे पटना कलम। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारतीय राष्ट्रवाद के विकास की आलोचनात्मक समीक्षा। राष्ट्रवाद, इंडियन नेशनलिज्म, मैंने अभी बताया इंडियन नेशनल कांग्रेस, जब मैं उस पर आऊंगा तो राष्ट्रवाद के बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे वो यहाँ पे विकास हुआ उसका, राष्ट्रवाद का। फिर देखो, चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संघर्ष का एक निर्णायक मोड़ था, ये बहुत शानदार क्वेश्चन लगा मुझे।
चंपारण सत्याग्रह, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन मुझे लगा कि चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संघर्ष का एक निर्णायक मोड़ था, है ना। यानी क्या कह रहा है, वाटरशेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल, निर्णायक मोड़, कैसे ये टर्निंग पॉइंट, ये आपको बता रहा है कि चंपारण, क्लियर है। स्वतंत्रता संग्राम में किसमें, चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता के संघर्ष का एक निर्णायक मोड़। यानी चंपारण से पहले का क्या क्राइटेरिया था, चंपारण के बाद क्या था। अगर ये जानते हो कि उससे पहले क्या और इसके बाद में क्या परिवर्तन हुआ, तभी आप ऐसे प्रश्नों के जवाब दे पाएंगे, है ना। तो टर्निंग पॉइंट की बात यहाँ पे हम लोग देखेंगे। 19वीं सदी के ब्रिटिशकालीन भारत में समृद्ध पारयता पारंगत के कारण थे बिहार के विशेष संदर्भ में इंडेंचर पद्धति के आलोक में विवेचना। ये बहुत कठिन क्वेश्चन था, अगर बहुत सारे लोग तो इसको समझने में ही दिक्कत हो गई, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट जब ये हुआ था एग्जाम तो कि आखिर इसमें क्या जवाब लिखा जाए, क्लियर है। इन सारे प्रश्नों का हम फ्रेमिंग देंगे, आपको समझाएंगे, बताएंगे कि कैसे करना है, किस तरह से इसका जवाब हमें लिखना है। जनजातीय प्रतिरोध की विशेषताओं की समीक्षा कीजिए। अब देखो यहाँ पे नाम नहीं दिया किसी आंदोलन का, क्या कर रहा है, जनजातीय प्रतिरोध, दिख रहा है, ट्राइबल प्रोटेस्ट। अब यहाँ पे जनजातीय प्रतिरोध में जैसे आप जानते हैं, अभी मैंने दो तो बताया ही था, मुंडा हो गया, संथाल हो गया, इसके अलावा और भी जनजातीय विद्रोह है, उनको भी हम यहाँ पे शामिल करेंगे, तब ये बनेगा। मौर्य कला तथा भवन निर्माण की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए तथा बौद्ध धर्म के साथ उनके संबंध में प्रकाश डालिए। फिर मौर्य कला, देख रहे हो बार बार प्रश्न, ये बार बार प्रश्न आप लोगों से एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट करते जा रहा है, क्लियर है। शायद पहले भी ऐसे पूछता था, जैसे देखिए बीपीएससी मेंस 64वीं जब पूछे तो उस समय शॉर्ट नोट्स पूछे थे, बाद में बीच में बंद कर दिया था, फिर अब आपसे अब पूछने लगा है। तो राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, जैसे वर्किंग क्लास एंड नेशनल मूवमेंट, या आप लोग मजदूर वर्ग और राष्ट्रीय आंदोलन, इस पे आपसे जाति और धर्म से जुड़ी पहचान पर 1881 की जनगणना का प्रभाव, नेहरू और धर्म निरपेक्षता। देखो शॉर्ट नोट्स का जब कॉन्सेप्ट आ जाता है ना, तो एग्जामिनर का हाथ खुल जाता है, यानी वो कुछ भी पूछ सकता है, छोटे से छोटे शब्दों को क्वेश्चन बना देगा, है ना। और फिर उसके बाद में कोई बाउंड्री नहीं हो पाता है सिलेबस का। लॉन्ग क्वेश्चन में तो आप देख रहे थे इससे पहले कि ये कर दिया, ये टॉपिक बना लिया, हो गया, लेकिन जब शॉर्ट नोट्स आ गया ना, तो इसका मतलब होता है कि आपको डिटेल पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, तभी शॉर्ट नोट्स बनेगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। फिर 1857 के विद्रोह, देख रहे हो कितनी बार यहाँ पे हो गया। 1858 से 14 के दौरान बिहार में पश्चात्य शिक्षा, देखो फिर पश्चात्य शिक्षा आया, देख रहे हैं, बहुत क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन। स्वामी सहजानंद और किसान सभा आंदोलन पर टिप्पणी लिखी है, मैंने अभी बताया था स्वामी सहजानंद के बारे में, है ना। यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है, बाबा रामचंद्र से क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है। राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण सामाजिक और आर्थिक चिंतन की व्याख्या, मैंने क्या कहा था कि थोड़ा सा हम लोग अपनी बचाव के और भी कुछ नेताओं को देख, नेहरू, गांधी और टैगोर, अंबेडकर, इनके अलावा भी, तो जैसे देखिए यहाँ पे पूछ लिया राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण, इनके आर्थिक चिंतन। फिर आप लोग शॉर्ट नोट्स के संदर्भ में राष्ट्रीय आंदोलन, जाति और धर्म पर गांधी जी के विचार, बिहार में दलित आंदोलन, है ना, ये भी प्रश्न आप लोगों से पूछा है। संथाल विद्रोह के कारण बिरसा आंदोलन की विशेषताएं, चंपारण सत्याग्रह, देख सब, यानी आप देख रहे हैं कि बार बार वही सारे क्वेश्चंस खूब आप लोगों से रिपीट किए जा रहे हैं। इससे हमें पता ये चला कि सिलेबस को हम लोगों को करना है, लेकिन बढ़िया से सिलेबस को करना है, तभी जाकर अपना काम बन पाएगा, अदरवाइज तो पढ़ के परेशान हो जाएंगे, लेकिन फिर कुछ भी होगा नहीं। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया कि कैसे अपना सिलेबस हम लोग कंप्लीट करेंगे और क्या क्या यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। मैं कैसा आलम, जो आप इस एक विश्वसनीय मंच स्वच्छंद आईएएस पर आधुनिक भारत का इतिहास और भारतीय कला और संस्कृति से संबंधित टॉपिक में आपसे डिस्कस करूंगा मेंस अप्रोच में, और हर एक टॉपिक पढ़ाकर उस पर आपको फ्रेमिंग दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस बनवाऊंगा, है ना, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जो नए पूछे जा सकते हैं, उसका फ्रेमिंग दूंगा, क्लियर है। और इस प्रकार से आप लोगों का इस पोर्शन कंप्लीट मैं करूंगा, इस पोर्शन को।
क्लियर है? तो चलिए आज मैं इतना ही रखता हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ सिलेबस आज मैं सोचा कि आप लोगों से डिस्कस कर लूँ कि कैसे-कैसे इस पे हम लोगों को काम करना है, और फिर हम लोग कल से रेगुलर क्लास के लिए हम लोग मिलते हैं। क्लियर है? चलिए इसी के साथ मैं आप सबसे विदा चाहता हूँ। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। बाय। गुड नाइट।